चलो भाई, एक बार फिर से हम कम से कम मिले तो सही। सरकार की ऐसे करोगे तो ये भी मुश्किल हो जाएगा बातचीत करना। सरकार की नीतियां पूरी तरह से फेवर में नहीं है, पता होगा तुम्हें। और अब सरकार कह रही है कि तीसरा वेरिएंट भी आने को है, तो बच्चों की केयर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चे पार्क्स में घूमें, बच्चे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, कहीं जाएं, वो मंदिर में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, बस पढ़ने नहीं आ सकते। आज परिमल सर की एक मीटिंग है, आज इसलिए क्लास नहीं ले रहे। सुबह 9 बजे वो निकले हैं शिक्षा मंत्री के साथ। उन्हें समझाना पड़ेगा। अब देखो वो मान जाएं तो, लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार बहुत फेवरेबल नहीं चाहती कि आप पढ़ पाएँ लंबे टाइम तक। और अगर पढ़ाई नहीं हुई तो पेपर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पेपर तब होंगे जब स्कूल खुलेंगे। स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं तो पेपर कहाँ देने जाओगे। तो इसलिए पहली चीज़ है कि जितनी एजुकेशन का सिस्टम है ना, ये स्टार्ट हो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 2021 जैसे निकल रहा है कि पेपर ना लें। अभी पीछे तो कह रहे थे पेपर लेंगे, पर वो लेने वाली बात तब पॉसिबल है जब स्कूल खुल जाएंगे। अगर सरकार अब कह रही है 5 जुलाई तक स्कूल नहीं खोलने, तो ये 5 से 25 करते इनका क्या लगेगा। जुलाई गया, फिर अगस्त सितंबर। सरकार में बैठे किसी भी आदमी के बेटा बेटी को ये पेपर नहीं देने होते। ना ही सरकार को कोई फर्क पड़ता कि पेपर 1 साल लेट हो या 2 साल। उनमें से किसी के बेटे को या बेटी को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। ना उनको ऐसे जगह अपने बच्चों की शादियां करनी जहां सरकारी नौकरी लगे हुए लड़के या लड़कियां हों। तो ये मान के चलो कि उनको ज़्यादा दिख रहा है ना, इसलिए वेरिएंट। हम आम लोगों को लग रहा है कि ठीक है। अब आम लोगों में कहाँ है उतना। देखो बीमारी एक टाइम पे आई, अब तो गायब बराबर है। कोई बड़ी बात नहीं, तीसरी वेव भी आ जाए, लेकिन जब आएगी तब के डर में बैठे रहें कि आएगी आएगी। नहीं आई 6 महीने, तो 6 महीने तो कम से कम यूटिलाइज कर लें। क्या पता इस साल ना आए, आने को 10 दिन बाद आ जाए, किसी को नहीं पता। पर अब जब सब कुछ खोल दिया, जब दिल्ली में मेट्रो चल रही है, बच्चे आप देखो गाँव में झुंड बना बना के खेल रहे हैं। कितने कीमती टाइम को वो पढ़ाई वाले टाइम को बर्बाद करें, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्या करे। कोई बच्चा घर तो बैठा नहीं है। जैसे सरकार की दलील है कि बच्चों में ये फैल जाएगा, तो क्या वो घर बैठे हैं। वो अब भी तो बाहर ही जा रहे हैं। जब बाहर जा रहे हैं तो कम से कम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चले जाएं, कुछ सीख आएं। तो आज देखते हैं अब क्या निकलता है। परिमल सर गए हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर को अब ये भाई टाइम भी लगेगा ना, क्योंकि अब बहुत पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा आसान होता है। पढ़ाई की वैल्यू समझानी नहीं पड़ती, खुद समझ जाते हैं। विदेशों में ये जो वेरिएंट आए हैं ना, उन्होंने खोल दिए तो वो खुले ही हैं उनके स्कूल। विदेशों ने ऐसे मजाक नहीं किया कि खोल के बंद किया। आती रही वेव्स, लेकिन उनसे लड़ने के लिए थोड़े एहतियात बरत के और वो खोल दिए उन्होंने। वो पढ़ते जा रहे हैं। आप न्यूजीलैंड देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, यूएस देखो, सब जगह पढ़ रहे हैं। ये आपका देश है जहाँ सब कुछ चल रहा है। चाट पकौड़ी की दुकानें चल रही हैं, रेडियो पे भीड़ खड़ी है। बस स्कूल में भीड़ नहीं हो सकती, क्योंकि इनको बहुत भविष्य की चिंता है, कहीं बेचारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। तो अभी जब तक सरकार फेवर नहीं करती इस बात का, तब तक ज़्यादा लंबी क्लास हम ले नहीं सकते। और देखो तुम कितनी भीड़ बैठे हो, कोई आ गया तो हम क्या जवाब देंगे। हमने आज ये कहना है डाउट चल रहा है यहाँ पे, और डाउट उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक चल रहा है, उसमें तुम सबको डाउट है इसलिए तुम आए हो, ऐसे ही बताना है, ठीक है। कि ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया इसलिए हम सब आए। हम भी यही बोलेंगे। अब सरकार के ऊपर है ये चलने देगी या नहीं। इतने सारे लोगों को डाउट था, हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हमने कह दिया जिसको डाउट है वो आ जाओ पढ़ने। डाउट क्लास का मतलब होता है 1-2 बच्चे आना है। बेवकूफ़ी है, कोई डाउट के लिए नहीं जाता। पढ़ने के लिए सब जाते हैं, डाउट के लिए टाइम पास करने जा रहे हैं कोई जाएगा भी नहीं। लेकिन हमें ये दिखता है कि एक एक दिन तुम्हारा भाग रहा है। अब जितने तुम यहाँ बैठे हो ना, तुम सब ने हमें फीस या तो पिछले साल दे रखी है या इस साल के स्टार्टिंग में। अब तुम्हारी फीस अब प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन हम मान लो हम ना लगाएं 20 दिन क्लास, हमारा क्या घटना है। लेकिन हमें ये दिख रहा है कि पेपर ये जब लेंगे ना, अपने पे आएंगे, तो पेपर ये हो सकता है अगस्त में ले लें। उस टाइम ये कहेंगे हमें क्या मतलब, हमें क्या पता, तुम क्यों नहीं पढ़े, तुम्हें टाइम। तुम्हारा ये टाइम बहुत कीमती है। और ये जो 3-4 दिन चले गए, इसमें हम एक एक टॉपिक करके 4 टॉपिक कर लेते। हरियाणा जी के कितनी आगे निकल जाता। एक हम स्टार्ट भी नहीं कर पाए ढंग से, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो तुम मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे पढ़ने के लिए, उससे पहले इन्होंने गड़बड़। अब आज भी अपने रिस्क पे कल इंस्टेंट सर ने ये डिसीजन लिया कि खोल देते हैं, जो होगा देखा जाए। कोई मंत्री आएगा, अधिकारी आएगा तो कह देंगे भाई बच्चों के जो है डाउट्स ज़्यादा थे इसलिए ये लोग आए हुए हैं, हमने डाउट के लिए बुलाए थे। इससे ज़्यादा क्या ये कहेंगे, बंद कर दो, और क्या करेंगे। चांसेस ये हैं कि चल भी जाए, ना चलने को कह दें आज ही कि नहीं बंद करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मीटिंग में क्या निकलता है। चलो अभी 2-3 दिन जब तक सरकार की तरफ से नहीं आती ना ये बात, तब तक लंबी क्लास नहीं चला सकते। 3-3 चल जाएं वो भी बहुत हैं, कुछ ना से कुछ बेहतर। अब पीछे वो 5-5 चलाई तो शिकायतें हो गई कि इतने इतने बच्चों को इतना इतना पढ़ा रहे हैं। फिर वरना खबर आएगी चोरी से बच्चे पढ़ते पकड़े गए।
चोरी से कोई आदमी गलत काम करे तो ठीक है, पर चोरी से पढ़ना भी इस देश में अजीब। और कितनी बेशर्मी है कि उसको लोग कवर कैसे करते हैं खबर को, जैसे कोई ये चोर निकल के भाग रहे हो ना, कि भाई बच्चे यहाँ से भागते ना, कोई चोरी करने आए थे क्या? मतलब कितनी शर्म की बात है कि मीडिया इस चीज़ को नेगेटिव दिखाती है। अदरवाइज दिखाना चाहिए कि देखो कितने जागरूक लोग हैं, कि देखो पढ़ने जा रहे हैं इस कंडीशन में भी, यहाँ वो नेगेटिव है। चलिए, ये सब तब बदलेंगे जब आप लोग बदलेंगे, और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जब तक सरकार की परमिशन नहीं मिलती, मैं छोटे टॉपिक्स कवर कराती चलती हूँ, ताकि जब ये कहें कि पूरा काम आप पढ़ा सकते हो, तब हरियाणा जी के और सब शुरू करेंगे। तब तक 3-3 क्लास चलाते हैं। आज की मीटिंग से क्लैरिटी होगी क्या चलेगा क्या नहीं। तो आज मैं आप लोगों को एक जनरल सा टॉपिक करा देती हूँ, राज्य से जुड़ा। जनरल बात है, सब लोगों को इतनी आनी भी चाहिए। बताओ, राज्यों की जानकारी संविधान में कहाँ है? भाग 1 में तो नाम भर दिए हैं। अगर कहूँ राज्यों के डिटेल जानकारी, भाग 6 में है। कहाँ से कहाँ? 152 से 237। किसी ने कहा भाग 1, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो प्रॉपर जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इनके नाम, राजधानियां और एरिया भर है। किसी ने अगर अनुसूची 1 सोचा तो उसने भी ठीक सोचा, क्योंकि अनुसूची 1 भी देश की जानकारी है। लेकिन प्रॉपर डिटेल्ड जानकारी, राज्य कैसे चलेगा, काम कौन करेगा, कौन इलेक्टेड, कौन नॉमिनेटेड, वो किस भाग में दी गई है? भाग 6 में। कहाँ से कहाँ आर्टिकल हैं? आपके देश में जब आप आज़ाद हुए तो एक तरफ प्रिंसली स्टेट्स थी, एक तरफ आज़ाद भारत था, ब्रिटिश भारत जिसको आप कहते थे। आज आपके देश में 2 तरह के स्ट्रक्चर में, एक यूनियन टेरिटरीज हैं और दूसरी हैं आपकी स्टेट्स। यूनियन टेरिटरीज में काम करने का जिम्मा देश की सरकार का है, केंद्र सरकार का, इसलिए इनका नाम पड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और आपके देश में इसकी संख्या हमेशा चेंज होती रही, कभी ये 6 थे, फिर ये 7 थे, फिर ये 9 बने, फिर ये 8 है। अब अगर कहें जम्मू कश्मीर का किस्सा तो कुछ दिनों बाद हो सकता है तुम वापस 9 पढ़ो, अभी नहीं। जम्मू कश्मीर के ऊपर अभी बात जो है बीच में लटकी है, पता नहीं क्या करेंगे। प्रेजेंट में ये 8 हैं और ये 28 हैं। ये भी कभी 22 हुआ करते थे, पहले शुरू में 14 थे, फिर 15, 16, 17 करते करते 22, फिर 25, अब कितने हैं? 28, 29 भी हुए थे जम्मू कश्मीर जब तक यूटी नहीं बना था। ये प्रेजेंट के आंकड़े हैं, और ये तो स्टार्टिंग में भी लिखे हैं। ये भाग 1 में भी लिखा है, अनुसूची 1 में भी, लेकिन पूरी डिटेल्ड जानकारी, इनकी पावर्स, इनकी कार्य प्रणाली, कैसे काम करेंगे, इनके यहाँ राज्यपाल होगा जिसको आप कहेंगे गवर्नर, इसके यहाँ सीएम होगा, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होगी, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? भाग 6 में। कितने से कितने आर्टिकल में? हाँ, भाग 6 में 152 से 237 एक तरह से कॉपी कर दिया भाग 5 को। भाग 5 क्या था? भाग 5 था देश की जानकारी। कितने से कितना था ये? 52 से 151। ये 100 आर्टिकल्स आपके देश की पूरी डिटेल में जानकारी देते थे। इनमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीएम था, पीएम था, पूरे की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। आपका इसमें याद करो सुप्रीम कोर्ट, उनके काम करने का तरीका, सारा सिस्टम था। अगर मैं मोटी बात करूं तो 3 शब्दों में मैं इसको अगर कहूं तो क्या क्या था बताना इसमें व्यवस्थापिका, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर, ये था ना पूरा। इसके बाद इसमें था कार्यपालिका, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरा इसमें था न्यायपालिका। ये तीनों ही तो आ गई थी इसमें। न्यायपालिका को आप कहते हैं जुडिशियरी। तो ये 3 चीजें हैं। लेजिस्लेचर का मतलब वो संस्था जो कानून बनाती है, जो व्यवस्था करती है। व्यवस्था होता है कानून बनाना, नीति नियम कायदे बनाना। कार्यपालिका काम करती है। एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के आपके यहाँ आदमी आते हैं, इसमें सब कुछ आ गया, ऑपोजिशन भी, पावर वाली पार्टी भी, जिनके पास 1-2 सीटें हैं वो भी। अगर मैं इसको और आसान शब्दों में कहूँ तो इसको आप कह सकते हो संसद, इसको आप कह सकते हो सरकार। क्या सरकार ही पूरी संसद है? क्या पूरी संसद सरकार है? कैसे ड्रॉ करें? वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो
अगर ये संसद है तो इसके 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनी है संसद। इसमें से राष्ट्रपति अलग है, बिल्कुल एक आदमी है, वो एक पोस्ट है जिसपे एक इंसान बैठेगा, कोई भी औरत या आदमी। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। इन दोनों में साझे में बैठे हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन सब की जरूरी सहमति है अगर आपको कोई भी क्या बनाना है, लॉ। आप सरकार जब कहते हैं तो आपका मतलब है लोकसभा में बहुमत, टोटल कितनी सीट है, 543, कितने से ज्यादा, 273, कम से कम ना 272 प्लस, यानी इतनी मान लीजिए आपने लोकसभा की इतनी सीटें आपके पास हैं, ये लोकसभा है, तो सिर्फ इसको आप सरकार कहते हैं। इस पूरे सर्कल में से जो मैंने ये वाइट कर दिया पोर्शन, बस ये सरकार है। तो सरकार बहुत बड़ा अंग है या लेजिस्लेचर बड़ा अंग है? इस पूरे के बिना क्या नहीं बन सकते? अकेली सरकार लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि विधेयक अकेली थोड़ी लाएगी, और ले आएगी तो पारित कैसे कर देगी, उसमें तो 2/3 चाहिए ना। इससे ये समझो ये बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा किसका पार्ट है? पूरी व्यवस्थापिका में क्या समाई हुई है? कार्यपालिका बनाए गए लॉज पर काम करती है। अगर एक लॉ बना दिया तो उस पर कौन काम करते हैं? 2 तरह के। एग्जीक्यूटिव के 2 मुखिया होते हैं। 2 मुखिया कैसे होते हैं? एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी स्थायी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, और एक होते हैं टेम्परेरी। अब थोड़ा दिमाग दौड़ा के मुझे बताओ, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में कौन आते होंगे? 2 साल बाद हटने वाले कौन लोग? जैसे सिर्फ उसको मान ले, चलो वो एक पार्ट है। और थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, परमानेंट में किसको रखोगे? जो हमेशा रहेंगे, जब तक उनकी नौकरियां रहेंगी। बिल्कुल ठीक, IAS, जिसको आप किस रूप में देखते हैं यहाँ? सचिव। मंत्री आते और जाते हैं, लेकिन सचिव वही रहते हैं। सचिव वो चाहें तो बदलें, चाहें तो वही रहें। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होती है जो सरकार बैठी है, आज बीजेपी है, आपको पसंद नहीं आई, 3 साल बाद 2 साल बाद हटा सकते हो। कभी ऐसे ही पहले कांग्रेस भी तो बैठी थी, कांग्रेस को गलतफहमी हुई कि हम ही राज करेंगे, और 75 में बिना जरूरत के देश में आपातकाल लगा दिया। 77 में जनता ने दिखाया कि जरूरी नहीं है अगर आपकी टक्कर में कोई ना हो तो आप ही राज करेंगे। एक नई पार्टी बना दी गई थी ना, जनता पार्टी। आज कई बार जब पढ़ते हैं तो लगता है कि चलो 1% माने कि मोदी जी नहीं, तो दूसरा भी तो कोई चेहरा सामने नहीं है। सेम ऐसी कंडीशन 1977 में भी थी, कोई नहीं था, लगता था कि कौन बनाएगा, बनेंगे यही। लेकिन 77 में अगर एक नई पार्टी उभर सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2024 में भी कोई पार्टी उभर सकती है। जब जनता इतनी दुखी हो जाएगी ना, तो अपने आप पार्टी कहीं ना कहीं से बन जाती है। कौन सी बनेगी किसी को नहीं पता। तब भी कोई नहीं जानता था कि जनता पार्टी बनेगी, और जनता पार्टी ने, छोटी सी पार्टी ने किसको हरा दिया था? इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को। ये उस टाइम की बड़ी अचीवमेंट थी। तो आज भी कई बार जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो तब भी नहीं पता था जब वो आए थे। ये तो इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ कि जब एक सरकार इतना घटियापन पे उतरती है कि लोगों को लगता है इसको हटा दें, तो ऑप्शन में कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो कोई ना कोई ऑप्शन सामने आ सकता है। इसीलिए हमें भी नहीं पता, कई बार जब पूछते हैं कि इसका जवाब, तो राहुल गांधी नहीं बनेंगे इतना क्लियर है, वो नहीं बन सकते। और वो सच में नहीं है कि भाई वो PM के रूप में रिप्रेजेंट करें। इसमें चाहे उनको कुछ भी मान लो, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी पर्सनैलिटी नहीं इस हिसाब की है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अगर भारत को रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते तो कोई और उभर भी तो सकता है। क्या पता नया उस टाइम पे कौन कोई पार्टी बना दे अंदर, हमें नहीं पता। आप भी ऐसे ही ना उभरी थी, ऐसे ही कोई अच्छी पार्टी उभर जाए, इतना हम जानते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कभी नहीं बदलेंगे, और ये जितने आपके MPs हैं ना और MLAs हैं, ये सब टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हैं। ये आज हैं, 5 साल बाद जनता इनको ऐसा गायब कर दे कि ये दिखें भी ना, कोई बड़ी बात नहीं। और इसका इतिहास गवाह रहा है, जहाँ जहाँ तानाशाही हुई है, एक एज के बाद जाके वो सब खत्म हुए हैं। चाहे वो फ्रांस का निकोलस था, और चाहे वो जर्मनी का तानाशाह हिटलर, खात्मा तो सबका हुआ ना, सदा कौन बैठा रहा। तो अगर तानाशाही पे आएगी, टेम्परेरी है ये। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपके ऊपर राज कर रहा है वो आदमी परमानेंट नहीं है, तभी तो डेमोक्रेसी है, वरना तानाशाही ना हो जाती। अगर डेमोक्रेसी में कोई डिक्टेटरशिप जैसा माहौल क्रिएट करेगा तो जनता सर्वा है, सबसे बड़ी है। और जिस दिन जनता जाग जाती है ना, तब पूरे देश में अपने आप लहर बदलती है और चीजें सच में बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन को हम सोच लें कि खत्म हो गया, ऐसे आंदोलन इतिहास
उठा के पढ़ो, 10-10 साल तक चलते हैं। ऐसा लगता है लोगों को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, लेकिन वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। जब किसी भी एक बड़े तबके को दबाया जाता है ना, तो वो अंदर ही अंदर इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बोल नहीं पाते। फिर कभी ऐसा आता है कि क्रांति होती है, और जब चारों तरफ उथल पुथल मचती है, तब सच में सिस्टम बदलते हैं। आप उठा के चाहे जापान पढ़ो, चाहे रशिया पढ़ो, चाहे आप किसी देश को पढ़ो, ऐसी चीजें बदली हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी में सब समझ में आता है। उसमें ये सब दिखा रखी हैं बातें, कैसे जर्मनी बदला था, कैसे यूएसएसआर बदला। 9वीं क्लास की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी समझ पैदा करती है इन सब बातों के प्रति। उनको पढ़ के फील होता है कि जो उस टाइम की बातें थी, आप पढ़ के देखना। नाजीवाद का एक चैप्टर है क्लास 9th में, किसी बच्चे के आसपास से मांग के पढ़ते पढ़ते तुम फील करना कि क्या जब बीजेपी सरकार आई थी तो वैसी ही तो बातें थी, राष्ट्रवाद की सेम बातें, सेम ऐसी जर्मनी में हुई थी। फिर आप फील करोगे जो फ्रांस में चीज़ें थी वैसी वैसी आज आपके देश में हो रही हैं, जैसी जर्मनी में चीज़ें थी वैसी भी हो रही हैं। जो विदेशों में क्रांति के लिए ज़रूरत थी ना, उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आप फील करोगे कि हमारे देश में कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। वो कब सामने आएगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, ये नहीं पता, लेकिन उस तरह से लोग पीड़ित ज़रूर हो गए जैसी उन सब व्यवस्थाओं में थे। जैसा आज भारत है ना, ऐसे ही दुनिया थी जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई। तो आपके देश में एग्जीक्यूटिव 2 तरह से काम करती है। कैसे कैसे? परमानेंट और टेम्परेरी। कुल्लू वाले एसपी को देखा, वो लड़ाई झगड़ा, तो कुल्लू का एसपी किस में आएगा, परमानेंट में या इसमें? हाँ, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। एग्जीक्यूटिव का हिस्सा वो बनते हैं जो थोड़े से और एज और मेच्योर हो जाते हैं। जो आईएएस थोड़े मेच्योर और मतलब 20 साल की सर्विस हो गई, कभी 20-25 में लड़का लगा था, 50 का है, 55 का है, उसने दुनिया देख ली, चीज़ों को समझ लिया, अब उसको सचिव बना लेंगे। ये लोग जल्दी नहीं बदलते, ये पूरा टाइम पीरियड करते हैं। ये आने जाने वाले लोग हैं, 5 साल इनके हाथ में पावर है और 5 साल बाद इनका पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ गायब हो गए। ऐसे कितने ही हमारे सामने उदाहरण हैं राजनीति के जिनके चेहरे भी नहीं याद। वीपी सिंह एक बहुत बड़ा चेंज कर गए, उस टाइम में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर गए कि वीपी सिंह की शक्ल भी ना पहचानो तुम। आज ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो लागू कर गए ना, कितना परसेंट था ये? 27%। किसके लिए था ये? अदर बैकवर्ड क्लास। मंडल कमीशन की देन है। इससे पहले 90 से पहले आपके देश में सिर्फ 2 आरक्षण थे, एससी का और एसटी का। मैंने क्लास 9th बोल रही हूँ, ये सब बातें उसमें हैं। अब मौका भी है, कहीं किसी बच्चे की 9वीं क्लास की पॉलिटिकल, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल शायद उसका नाम है, उसको पढ़ लेना। ये सब चीज़ें हैं, उसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा। उसमें ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया कि आपके देश में इन एमपीज और एमएलएस के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं कंपलसरी है। और तुम उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें हंसी आएगी कि क्या जस्टिफिकेशन दिया, क्या बेवकूफ़ी भरी बात लिखी है। 9वीं क्लास का बच्चा जिसका एक नज़रिया पनप रहा होता है देश के प्रति, उसमें लिख दिया क्योंकि भारत की अधिकतर आबादी कम पढ़ी लिखी है, तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का राज ठीक नहीं होगा, इसलिए भारत ने कैसा राज ठीक है? अनपढ़ों का और कम पढ़े लिखों का। मतलब ये उनका कहने का मतलब है। तो क्या आप इस बात से रिलाई करते हो कि आज भारत की आबादी कम पढ़ी लिखी है? ठीक है, जब कभी हम आज़ाद हुए थे, मान लिया उस टाइम हमारे देश के 20-22% लोग ही पढ़े लिखे थे। हम तो नहीं बोल रहे, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। सरकार खुद दावा करती है 2011 की जनगणना का कि उन्होंने कितने % लोग पढ़ा दिए। तो अब ये दलील देना क्योंकि भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए इन पर राज करने वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, क्या अब ये लाजमी है? अब ये सरासर गलत है। हमारी तो डाटा नहीं ना, हमने घर से नहीं बनाए। सरकार कह रही है हमने कितने % लोग पढ़ा दिए, तो तुम भी तो पढ़ लिख लो। जब जनता अनपढ़ थी तो तुम अनपढ़ चलते थे, अब जनता तो पढ़ी लिखी और तुम अनपढ़, और नीति तुम किसके लिए बनाओगे? पढ़े लिखों के लिए। तो अब इसलिए इन चीज़ों पे अब आगे आगे ये बातें उठा करेंगी। 9th क्लास के बच्चे की समझ नहीं है, वो बस जस्टिफिकेशन को पढ़ के वैसे ही सोचता है कि हाँ ठीक है। और ये स्पष्ट लिखा है, मैं तुम्हें बता दूं बिल्कुल स्पष्ट, कि भारत में आईएएस जो किस रैंक के लोग होते हैं? सचिव। सचिव, ये बिल्कुल लैंग्वेज यही है कि सचिव एजुकेशनली ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल हो सकते हैं, लेकिन चलेगी किसकी? जिसको जनता ने चुना है, क्योंकि वो इलेक्टेड है। ये स्पष्ट क्लियर लिखी गई है बात। तो ये जो चीज़ें बड़े होकर समझ में आती है ना, ये बताई तो 9वीं में भी गई थी पर किसी ने समझाई नहीं, बस तब हमने पढ़ लिया होगा। तुमने भी ये बात पढ़ी थी, मैंने भी, लेकिन अब नज़र में अब आने लग गई क्योंकि अब ये बात समझ में आती है। और 9वीं क्लास में एनसीईआरटी ऐसा लिख के देश को बता देती है कि आपके देश में आईएएस की नहीं चलेगी जो पढ़ा लिखा है, चलेगी उनकी जिनको किसने चुना है? जनता ने। तो हम लोगों ने 3 तरह के सिस्टम की बात की। कौन कौन सा?
कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का वर्णन कहाँ आ गया है आपके देश के सिस्टम में। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आ गया और संसद भी आ गई, पीएम भी आ गया, वाइस प्रेसिडेंट सब आ गए। इसका मतलब ये तीन चीजों की कॉपी करेगा एज इट इज उठा के कौन? राज्य। ये आपके देश का सिस्टम था, इसी की कॉपी आपका हर स्टेट कर देगा। इसका मतलब आपका हर स्टेट क्या क्या बनाएगा? स्टेट लेवल पे क्या बनाएगा? वो अपने लिए लेजिस्लेचर, जिसमें वो क्या क्या बनाएगा? विधानसभा और विधान परिषद, जरूरत हुई तो परिषद वरना विधानसभा। फिर वो कहेगा हमारे लिए काम कौन करेगी? तो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव दो तरह की होगी, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी का एग्जाम्पल सरकार और परमानेंट का एग्जाम्पल ये सचिव जो हमेशा रहेंगे। और तीसरा इनका सिस्टम होगा जुडिशियरी का। तो यहाँ जुडिशरी में क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट, जिसके अंडर नीचे कोर्ट कौन कौन से काम करते हैं? सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो ये देखते हैं ना क्रिमिनल कोर्स केसेस और इस तरह की चीजें। तो ये तीन सिस्टम कॉपी उठा के कर दिए। किसकी कॉपी थी ये? देश की कॉपी कर दी हमने, ऐसी की ऐसी। तो हमने कुछ चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की और यही कारण है कि भाग 5 तो 100 आर्टिकल्स में था, जबकि भाग 6 कितने से कितने में आ गया? 152 से 237। आप उठा के पढ़ोगे तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि सब कुछ नहीं है, देश में सब कुछ था। अब जैसे विधानसभा हर एक राज्य में है, कितने राज्य हैं आपके? और 2 यूनियन टेरिटरीज में है, दिल्ली और पौंडीचेरी। क्या दिल्ली पौंडीचेरी के लिए मर्जी थी या कोई अमेंडमेंट करना पड़ा? अमेंडमेंट करना पड़ा। कौन कौन सा? 69 और 70th। ये दिल्ली पौंडीचेरी का 69th है और 70th भी दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। विधान परिषद आपके पूरे देश में नहीं है, कहीं कहीं जहां जहां जरूरत थी आपने बनाई। और आपने से यहाँ मतलब है जनता के चुने हुए कौन लोग थे? अब देखो, इसको ध्यान से समझो। हर राज्य में कितने राज्य हैं? 28। हर राज्य में जनता रहती है, आबादी रहती है। ये जनता कहती है भाई हमारे ऊपर राज करेगा जो आदमी, उसको हम स्वयं चुनेंगे। और हम उसको कितने साल के लिए चुनेंगे? हाँ, तो ये अपने ऊपर भाई हमारे लिए तुम जो है पॉलिसी बनाओ, तुम हमारे लिए काम करो। तो जो जनता जिसको राज करने के लिए खुद चुनेगी वो 5 साल के लिए आ गया। अब वो कैसे राज करेगा? तो आपके संविधान में एक लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम था स्टेट लिस्ट, जिसको आप कहते थे लिस्ट नंबर 2 या जिसको आप कहते थे राज्य सूची। इसमें आपके संविधान में बहुत पहले जब संविधान लिखा गया, यहाँ कुछ टॉपिक्स लिख दिए गए थे। कितने टॉपिक्स हैं अगर तुम्हें याद हो? 61। कितने टॉपिक हैं यहाँ? 61। जब संविधान लिखा गया तो 66 बातें। अब ये बातें जानते हो क्या है? राज्य अपने यहाँ पंचायत का गठन करेगा, राज्य अपने यहाँ कब्रिस्तान की देखरेख करेगा, राज्य अपने यहाँ मेले बाजार की देखरेख करेगा, राज्य अपने यहाँ पुलिस प्रशासन की देखरेख करेगा। यानी एक राज्य को चलाने के लिए जितनी चीजें जरूरी थी 66, उनको इस लिस्ट में लिख दिया। फिर समय बीता, समय बदला और आपकी कुछ चीजें लगने लगा कि देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको यहाँ से उठा के 66 में से उठा के कुछ टॉपिक पकड़ा दिए देश को और कुछ टॉपिक एक और लिस्ट में डाल दिए, लिस्ट नंबर 3 में। और इस तरह से इनकी संख्या घट के कितनी रह गई? 61। अब इन पे हर राज्य की मर्जी है, उसका जैसा मन करे वो ऐसा कानून बनाए। हरियाणा पुलिस की मर्जी, वो कितने मिनट में कितनी रेस चाहती है लड़कों से लड़कियों से। दिल्ली का प्रशासन को छोड़ दें तो बाकी सब राज्यों की, पुदुचेरी की भी अपनी मर्जी है, हर किसी की मर्जी। मैंने दिल्ली इसलिए बोला क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, इसलिए मैंने दिल्ली का जिक्र किया। अदरवाइज सारी पुलिस उस सरकार के, उस राज्य सरकार के अंडर आती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, यूपी पुलिस हो। हर स्टेट की पुलिस किसके अंडर आती है? वहाँ की राज्य सरकार। दिल्ली को बस छोड़ देना। अब हर स्टेट ने अपना पैरामीटर अलग रखा, रेस का, ऊंची कूद का, लंबी कूद का, है ना, और हाइट हेल्थ का पैरामीटर सबका अलग है। कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पहले फिजिकल होता है, पेपर बाद में। कई स्टेट्स हैं जहाँ पेपर पहले फिजिकल बाद में। हर किसी का पैरामीटर अपने अकॉर्डिंग है। हम ये नहीं कह सकते यूपी पुलिस को कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये उसके राज्य का विषय है, उसकी मर्जी चलेगी। हर चीज में हर राज्य की मर्जी चलेगी, उन चीजों में जो कहाँ लिखी गई हैं? राज्य सूची में। ऐसा सब तुम्हारे संविधान में लिखा है, तो तुम्हारे राज्य इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और इस स्टेट लिस्ट में लिखी बात पर कभी कभी क्या बनाना पड़ता है उन्हें? लॉ। इस लॉ को बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? अपनी विधानसभा, विधान परिषद।
अगर किसी राज्य की आबादी ज्यादा है, विधानसभा तो हर एक के पास है, अगर किसी राज्य की आबादी ज्यादा है और वहां की विधानसभा को लगता है कि यार कुछ आदमी और होने चाहिए डिस्कशन के लिए, जैसे आप जब जीवन के बड़े फैसले लेते हैं ना, तो अकेले वो फैसला नहीं करना होता अपनी एक जिंदगी का, इनको पूरी आबादी के लिए फैसला करना है। तो कई बार इनको लगता है कि यार हम अकेले मतलब हम 10, 20, 50, 100 लोग कम हैं, हमें और भी लोग चाहिए जिनकी समझ अच्छी हो, जिनका दिमाग का कोई लेवल हो। तो ये विधानसभा वाले एक एग्जाम्पल देती हूँ, 150 है मान लीजिए, कहीं किसी राज्य में 150 हैं, तो ये 150 लोग फील करते हैं कि यार हमारे साथ और लोग भी होने चाहिए, हमारे ऊपर 5-6 करोड़ लोगों की आबादी की जिम्मेदारी है, इनकी नीतियां बनाते टाइम कुछ और लोग भी हमारी मदद कर दें या हमें सलाह ही दे दें। तो उस कंडीशन में ये अपनी विधानसभा में एक विधेयक लाएंगे, एक बिल लाएंगे और ये उसमें कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे संगी साथी कुछ किसमें इकट्ठे हों, विधान परिषद, हमसे अलग कुछ लोग विधान परिषद के लिए काम करें जो हम में से अलग हो, हम 150 से अलग हो। तो यहाँ पे ये इसके लिए विधेयक लाए और मान लो इनमें से 110 कहते हैं हम भी चाहते हैं, तो इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन है। ये कागज यहाँ से पारित हो गया, यहाँ से पास हो गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, गवर्नर के साइन हो गए। अब ये कागज कहाँ जाएगा? दिल्ली, और दिल्ली में इसके ऊपर लोकसभा और राज्यसभा भी डिस्कशन करेंगे। लोकसभा राज्यसभा को लगता है यार आबादी सच में ज्यादा है, डिस्कशन की जरूरत पड़ती होगी, वो कहेंगे ठीक है बनवा दो। लोकसभा भी कहती है, राज्यसभा भी कहती है और राष्ट्रपति भी कह देता है। इसको एक शब्द में मैं क्या कहूँ, ये कौन है? संसद। अगर संसद हामी भर लेती है कि ठीक है तुम्हारे यहाँ विधान परिषद बनवा देते हैं, तो वो कागज पारित हो गया। और अब इस राज्य में विधानसभा के साथ क्या और बन जाएगी? विधान परिषद के लिए आपको और मुझे बिल्कुल चिंतित नहीं होना, क्योंकि ना आपको कोई इलेक्शन में हिस्सा लेना ना मुझे लेना। इस विधान परिषद को बनाना बेहद आसान है, क्योंकि इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, जिसमें तुम और मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। विधानसभा के इलेक्शन में हमने हिस्सा लिया, लेकिन परिषद बन जाएगी बहुत आसान तरीके से। कैसे बनेगी देखना, इसके टोटल मेंबर्स होंगे उस राज्य की विधानसभा में जितने मेंबर हैं। अभी हमने कितने माने थे? 150। तो ये लिखित में है कि कम से कम होने चाहिए विधान परिषद में 40 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए 1/3 ऑफ टोटल एमएलए। एमएलए ये वाले थे, विधानसभा के लोग ही क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि यही लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगे। तो इन 150 में से वहां 40 तो कम से कम चाहिए इनसे अलग, और ज्यादा से ज्यादा 1/3। 1/3 कितना हुआ इसका? 50। यानी कितने से कितने के बीच में? 40 से 50 के बीच में वहां विधान परिषद के आदमी लेने हैं। मान लो इन्होंने कह दिया 45 रखेंगे, रख लो क्योंकि बीच का हो गया। अब 45 रखने हैं तो कैसे बनेंगे ये? तो इसका एक तरीका इन्होंने अपनाया, इन्होंने कहा 1/6, अगर हम इसको 6 भागों में डिवाइड कर ले, 45 के 44 के 6 भाग डिवाइड कर लेंगे वो, और कहेंगे इसका 1/6 निकलेगा जितना, उसको हम लोग राज्यपाल से मनोनीत करवा लेंगे, मतलब नॉमिनेटेड। राज्यपाल को जो लगेगा ना भाई ये इस राज्य के बढ़िया आदमी हैं, इनको एमएलसी बना देना चाहिए। जैसे एमएलए थे, किसके मेंबर थे ये? विधानसभा के। अब ये बनेंगे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको आप हिंदी में कहेंगे विधान परिषद के सदस्य। परिषद होती है काउंसिल, सभा होती है असेंबली। तो ये मेंबर हैं लेजिस्लेटिव के, तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर हैं तो यहाँ ये विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/6 मेंबर इसके बना देगा गवर्नर, क्योंकि उस राज्य में ऑलरेडी गवर्नर है। वो जनरली देखता है अपनी फील्ड के एक्सपर्ट टाइप के आदमी कौन है, जिसका आर्ट्स में बहुत बड़ा नाम हो, किसी ने समाज सेवा में, विज्ञान में नाम कमाया हो, सहकारिता में। ऐसे कितने लोगों को बना देगा ये? 1/6 को। अब ध्यान से बोर्ड पे ही देखना, इसके एक तरफ लिख देना 1/3 1/3, और एक तरफ लिख देना 1/12 1/12। बीच का 1/6 बस याद रखो, वो अपने आप याद हो जाएगा। ये कम है ना, 1/12 तो छोटा सा होगा। इनको बनाएंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स, यानी तुम और मैं मान लो इनडायरेक्ट। कैसे? 1/12 वो लोग जो ग्रेजुएट होंगे, जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी कर ली और 3 साल वाला कोर्स किया, क्योंकि कहीं कहीं 2 साल की भी ग्रेजुएशन है।
3 साल वाली ग्रेजुएशन की और इसको किए हुए उनको 3 साल पूरे हो गए, यानी उनकी उम्र कम से कम 23 के आसपास निकलेगी। 20 साल तक ग्रेजुएशन होती है, 3 साल ऊपर 20 और 21 तक ही होती है ग्रेजुएशन, अगर कोई फेल ना हुआ हो तो। फेलियर्स का तो मैं क्या कहूँ, 25-30 के भी हो जाते हो, लेकिन अगर मोटे स्तर पे देखो तो 5 साल में अगर पहली में एडमिशन है तो 17 में बच्चा पास कर जाता है 12वीं, और 3 साल बाद 20-21 का होते होते ग्रेजुएशन। ये स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। ऐसे ही 1/12 को टीचर्स भेजेंगे नॉमिनेट करके। ये टीचर कोई ऐसा नहीं कहीं भी लगा हुआ, ये टीचर सरकारी स्कूल में कम से कम पढ़ाते हुए इसको 3 साल हो गए हो, और कौन से स्कूल में, क्लास 8th तक का कम से कम हो स्कूल, मतलब माध्यमिक स्तर के टीचर, ऐसा नहीं कि नर्सरी को पढ़ाने वाला टीचर। यानी टीचर्स का भी सरकारी नौकरी में कम से कम कितना साल, 3 साल। और स्टूडेंट्स हैं तो ग्रेजुएट कम से कम हो, और कितने साल वाली हो, 3 साल वाली। ये इतने लोगों को चुन के भेज देंगे जो इनको लगता है कि यार ठीक आदमी है। तुम खुद देखो, तुमने आज तक कभी सुना है कि आम आदमी को इस तरह से भेजने का मौका मिला हो? ये कौन होते हैं जिनकी सबकी जानकारियां किनके साथ होती हैं? इसको ना आम भाषा में कहते हैं बैकडोर एंट्री। कहीं पे किसी का इलेक्शन में नंबर नहीं आया तो उसको यहाँ पे एंट्री दी जाती है, बैकडोर एंट्री है ये। तुम्हारे और मेरे घर में से, हमारी जानकारी में से भी आज तक कोई एमएलए एमएलसी नहीं बना। कारण क्या है? इसका कारण यही है कि ये सब वही निकलते हैं, सब लोग बस ये तरीके इस तरह से बना दिए कि बैकडोर से एंट्री इनकी होती जाएगी। इस तरफ आ जाएं, इन 1/3 को भेजा है इन लोगों ने। कौन है ये? एमएलए के जानकार भी तो एमएलए एमपी टाइप के लोग होते हैं, उनको भेज दिया। और 1/3 को भेज दिया आपके नगर निगम, जल निगम, जो इस टाइप के बड़े बड़े बोर्ड थे ना, यहाँ पे बैठे जो अधिकारी टाइप के लोग होते हैं वो भेज देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा तो सरकारी स्तर पे काम करने वालों के ही जानकार आते हैं जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं इनका पता आपको कभी नहीं चल पाता। बस ये सुनने और पढ़ने में आता है कि अच्छा टीचर्स भी भेजते हैं और स्टूडेंट्स भी भेजते हैं। इनको कानों कान खबर नहीं होती कब सीट खाली हुई, कब भर गई। और इस तरह से तुम्हारे देश में क्या बना दिए जाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपके देश में एमएलसी कभी कभी सिर पे चढ़ने की कोशिश जब करते हैं एमएलएज के, तो एमएलएज उनको इसी हिसाब से गिरा भी देते हैं। एक कागज़ पारित करवाएंगे अपनी विधानसभा से, और वहाँ से वो कागज़ जाएगा दिल्ली, और लिख देंगे हमें एमएलसीज की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अच्छा काम अपने आप ही चला रहे हैं, बिना बात इनकी तनख्वाह और देनी पड़ रही है। और वहाँ से कह देंगे ठीक है हटा दो। और इस तरह से आपके देश में एमएलसी बनाए भी जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल है पड़ोसी पंजाब, ऐसे ही एक बंगाल, आबादी ज़्यादा थी ना यहाँ, पंजाब ने अपना विधान परिषद बनवाई थी लेकिन फिर हटवा दी। ऐसे ही तमिलनाडु है, इनके पास विधान परिषदें थी, अब तो इसमें एक और जुड़ गया, सबसे ऊपर वाला राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी अभी पिछले से पिछले साल तक विधान परिषद थी, लेकिन अपने आप को हीरो समझ के ये वाला स्टेट जो है मर्जी चलाता था। कम से कम कितने आदमी कह रखे थे? 40। ये 36 लेके बैठा था, और तब भी कहता था मेरी मर्जी में विशेष राज्य 36 पे ही रखूंगा लिस्ट को। हमारे देश के संविधान ने कितना कह रखा था? 40। ये कम वाली कंडीशन भी पूरी नहीं करता था। अब जब 2019 में इसका दर्जा छिना तो ये भी इस लिस्ट में जुड़ गया जिनमें से कि विधान परिषद खत्म की गई हैं। और इस तरह आज आपके देश में सिर्फ 6 विधान परिषद रह गई। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। सिर्फ इन स्टेट्स में आज की डेट में एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ इनमें। और इनमें कॉमन सेंस यूज करो, सबसे ज्यादा कहाँ बनते होंगे? यूपी, क्योंकि आबादी ज्यादा कहाँ की है? हाँ, सबसे ज्यादा एमपी पूछे तो भी यूपी के हैं, एमपी लोकसभा के कहें तो भी यूपी के हैं, एमपी राज्यसभा के कहें तो भी यूपी के, एमएलए कहें तो भी यूपी, और एमएलसी कहें तो भी, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी जनसंख्या है। इसीलिए यूपी में जिस पार्टी की सरकार जीतती है ना, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि देश में भी वही आएगा। तो अब यूपी के जो इलेक्शन है ना, अभी तुमने देखा पीछे योगी मोदी की तू मैं भी हो गई थी लड़ाई, मतलब इस तरह का 36 का आंकड़ा, सारे पोस्टर्स पे से योगी जी की सरकार ने मोदी जी के फोटो हटवा दिए, इस तरह का चला था इनकी, और उनकी बैठक नहीं हुई। फिर लेकिन वही है, चोर चोर मौसेरे भाई, फिर सब एक हो गए। और फिर राजनीति में इनकी लड़ाई का नहीं पता, रात में लड़ रहे हैं सुबह फिर एक मिलेंगे, और सुबह लड़ रहे हैं तो रात में हो सकता है फिर पार्टी अलग बना लें, इनका नहीं भरोसा।
पर आपके देश में ये सच्चाई है, जो यूपी में जीत गया उसके देश के इलेक्शन पे कब्जा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर यूपी में वापस से बीजेपी आती है तो बीजेपी के पैर फील होंगे उसको कि जम गए, और 2024 में भी उनको लगेगा कि हमारा आना पॉसिबल है। बंगाल के इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी हार गई ना। ये इस महामारी से पहले याद है कैसे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, क्या क्या था बंगाल के इलेक्शन में। सच में वो क्या स्लोगन भी चलाया था दीदी के लिए, क्या चलाया था अजीब सा कि 2 मई दीदी गई। हाँ हाँ याद आ गया मुझे, इसका स्लोगन था 2 मई दीदी गई। कहीं नहीं गई दीदी, वहीं राज कर रही है, आराम से बैठी है। और बाद में लोगों ने कैसे कैसे फिर वीडियोस देखा, वो एक फुटबॉल मारी दीदी ने, तो वो पुरानी कोई वीडियो उठा के किसी ने कितनी बढ़िया एडिटिंग की। मैं इसलिए बता रही हूँ तुम्हें कि देखो, अगर किसी राज्य में जहाँ की सीटें ज़्यादा हैं, जब पार्टी हारती है ना तो पार्टी टूटती है अंदर से और पार्टी फिर बड़ी बैठकें करती है। अब यूपी में अगर सरकार जीत गई तो सरकार के पैर जम गए, फिर ये 24 में शेर की तरह सामने आ जाएंगे। अगर ये यूपी में हार गए तो फिर इनके पैर उखड़ते नजर आएंगे, क्योंकि बंगाल यूपी गया मतलब आपके हाथ से देश का एक बड़ा आबादी का हिस्सा गया। बंगाल भी तो बड़ी आबादी लेके बैठा है, और यूपी इन 2 स्टेट्स में जो हार गया ना, वो अंदर से कहीं ना कहीं फील करता है कि मेरे दिन अब गए, अब मैं दोबारा शायद जल्दी ना आ पाऊं। इनमें पैर जम गए तो फिर दिक्कत होगी। अभी मैं कल परसों सुन भी रही थी, कई लोग इस तरह की बातें कर रहे थे ना कि अब यूपी के इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि देश का अगला रुख क्या होगा 2024 का। चलो वापस आते हैं। ये 6 स्टेट्स हैं जिनमें क्या है हमारे पास, MLC। आपके देश में टोटल MLA कितने राज्यों में बनाए जाते हैं? MLA हर राज्य में है, तो कितने राज्यों में है? 28, और 2 UTs में भी हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। MLC कितनी जगह है? 6 जगह है। अब हमें समझ में आया कि जैसे देश में काम कर रही थी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ऐसे हमारे राज्य में काम कर रही है विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है जो तुम समझ पाओगे। देश में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, या हो जाती है? राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। विधानसभा और लोकसभा भंग होती हैं। कितने साल बाद? कंफर्म। और इसलिए ये क्या कहलाती हैं? अस्थायी। अब ध्यान से सुनो, इनमें कोई अंतर नहीं, ये कभी भंग नहीं होती। लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होगी, समाप्त हो सकती है। विधान परिषद थोड़ी सी कमजोर है बजाय राज्यसभा के। दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। 5-5 साल के लिए आएंगे, इसका मुखिया CM, उसका मुखिया PM, यहाँ MLA, वहाँ MP। दोनों की पावर एक जैसी है, बस वो देश में काम कर रही है, वो राज्य में। इन दोनों में बड़ा अंतर है, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये न भंग हो सकती ना समाप्त। ये भंग नहीं होगी, लेकिन ये क्या हो सकती है? ये बन भी सकती है और समाप्त। क्या एग्जाम्पल दोगे? पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु और अब कश्मीर, जहाँ पे ये क्या कर दी गई है। तो पेपर में ऐसे ही तो पूछेंगे, निम्न में से कौन सी संस्था कभी भंग नहीं होती। अब वहाँ दिमाग दौड़ाते नहीं हैं। भंग सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कौन सी कभी खत्म नहीं होगी और कौन सी खत्म हो सकती है, भंग नहीं हो सकती? वेरी गुड। अब इन चारों में 2 तरह के लोग बैठते हैं। इन दोनों में बैठते हैं, जैसे इसकी बात करूं 543, इसकी बात करूं 245। इस लोकसभा में कभी भी अब इलेक्टेड आदमी आते हैं, नॉमिनेटेड आदमी नहीं आते, क्योंकि आप सबको मैंने बहुत बार बताया 104वां संविधान संशोधन इसके नॉमिनेटेड खत्म कर दिए। यहाँ नॉमिनेटेड आते हैं 233 जमा 12। ये 12 कौन होते हैं? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स, जो किसी क्षेत्र में कुछ नाम कमा गए हो, बड़ी हस्तियों, ये एक्सपर्ट्स होते हैं। इसी तरह सेम इसको देखें, विधानसभा में अब नॉमिनेटेड कभी भी नहीं आएंगे। पहले कितना हुआ करता था? 1। यहाँ 2 एंग्लो इंडियन थे, यहाँ 1 मान लो, 1 एंग्लो इंडियन। अब वो 1 सीट भी खत्म कर दी 104वें संविधान संशोधन से। यहाँ 12 नॉमिनेटेड थे ना, यहाँ हर राज्य की विधान परिषद में 1/6। अभी तुम्हें पिछले उस पर मैंने देखो ये लिख के दिखाया था, 1/6 किसने बनाए थे? 6 मत करना, कहीं 12 का 6 कर दो। 1/6 नॉमिनेट होंगे हर राज्य में, जहाँ क्या बनाई गई हैं? विधान परिषद। तो विधान परिषद है ही गिनी चुनी, कितनी है? 6। यूपी बिहार इकट्ठी हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक इकट्ठी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश।
दोनों की सीमाएं ऊपर यूपी बिहार की टच है, महाराष्ट्र कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसका मतलब इनके एक्सपर्ट्स हैं राज्यसभा के 12 और विधान परिषद के 1/6। 1/6 किसका निकालोगे? टोटल संख्या का। टोटल संख्या कितने से कितने के बीच में रहेगी? 40 से, और हाँ 1/3 किसका? वहाँ के एमएलएस का। सबकी समझ में आ गया? एमएलए, एमपी, एमएलसी सब पता होने चाहिए। इस तरह से ये चारों काम करती हैं, वो देश के स्तर पे और ये राज्य के स्तर। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अगर देखें तो इनमें क्या अंतर है? आपका राष्ट्रपति नॉमिनेटेड नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? इलेक्टेड। इसका इलेक्शन का एक प्रोसेस है और लंबा चौड़ा प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है। और इसका इलेक्शन में आप नहीं जाते, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एमपीज आते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, और एमएलएज आते हैं। कितने राज्यों से? और 2 दिल्ली और पौंडीचेरी। लेकिन कभी भी किसी भी हालात में एमएलसी को और नॉमिनेटेड को, जिसको आप कहते हैं मनोनीत, इन दोनों को न्योता नहीं दिया जाता। इनको बिल्कुल नहीं बुलाते। नॉमिनेटेड कहाँ थे? अभी हमने देखे लोकसभा में तो थे ही नहीं। राज्यसभा के 12 और एमएलसी में से किसी को नहीं बुलाया। एमएलए 28 राज्यों में अलग अलग होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं 60 से कितने के बीच में होंगे? 500, जिसमें यूपी का आंकड़ा सबसे बड़ा है 403 सदस्यों के साथ। फिर हर किसी राज्य का अलग है। दिल्ली में 70 हैं, हरियाणा में 90 हैं, कहीं 280, कहीं 250, कहीं 300, हर किसी के अलग अलग है। ठीक है, तो इतने से इतने के बीच में। एमपी की अगर बात करूं तो नॉमिनेटेड वहां भी नहीं आते। कितने एमपी नॉमिनेटेड है आपके देश में? 12। पहले 14 हुआ करते थे, अब कौन से हटा दिए? एंग्लो इंडियन। तो लोकसभा के एंग्लो इंडियन कभी नहीं आएंगे। 2019 के इलेक्शन के बाद नहीं बनाए। इस सरकार ने, इनकी सोची समझी प्लानिंग थी, इसलिए 19 वाले इलेक्शन के बाद बनाए नहीं और 20 में लिख दिया कि नहीं बनाएंगे। तो 12 वहां से नहीं आएंगे। और एमएलएस तो इलेक्टेड होते ही होते हैं सारे, नॉमिनेटेड होते ही नहीं। तो सिर्फ कितने नॉमिनेटेड नहीं आएंगे? टोटल नॉमिनेटेड कितने हैं इनमें? 12। क्योंकि एमएलएज में कोई नॉमिनेटेड नहीं होता, एमएलसी नॉमिनेटेड होते हैं, जिनका कि पत्ता पहले हटा दिया। इनमें से कोई नहीं आएगा। तो पूछें कि कितने नहीं आते? नॉमिनेटेड नहीं आते। और सिर्फ राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड है। लोकसभा में एक भी नॉमिनेटेड नहीं है, ना एमएलए कोई भी नॉमिनेटेड है। ये समझ में आ गया सबको? अब मुझे बताओ, जब राष्ट्रपति हटता है तो क्या नॉमिनेटेड लोग हिस्सा ले सकते हैं हटाने में या नहीं ले सकते? बिल्कुल। जो लोग इसके इलेक्शन में आए थे कौन कौन थे? वो प्लस एमएलएज, विधानसभा के आदमी, इसके इलेक्शन में तो आ गए हिस्सा लेने। अब अगर राष्ट्रपति को हटाना हो समय से पहले तो इनमें से कौन आएगा? तो इनमें से लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी। हटाते टाइम इनको नहीं बुलाते, राज्य को नहीं बुलाते। बनाते टाइम राज्य आए थे, आओ तुम भी बनवा दो, लेकिन हटाते टाइम राज्यों को नहीं बुलाया। इसका कारण है, राज्यों के लिए राष्ट्रपति ने कोई बड़ा काम नहीं किया। बनाते टाइम इसलिए बुलाया क्योंकि अगर सिर्फ 700 लोग बनाएंगे तो मेजॉरिटी जिस पार्टी की है उसी का बन जाएगा। इसलिए मिली जुले सबके फेवर से बनाया गया। एमएलए को नहीं बुलाते, लेकिन इनके दोनों तरह के कौन कौन थे इनके? एक होते हैं इलेक्टेड और एक होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड किस में नहीं आए थे? क्यों नहीं बुलाए इलेक्शन में? इसी ने नॉमिनेट कर रखे हैं। अब मान लो तुम्हें कोई कहे कि भाई मैं इसको यहाँ पे बैठाता हूँ इस पोस्ट पे, तो तुम कहोगे यार हम भी इसी को बैठाएंगे। ये तो हमेशा ये भाई इसने मुझे बनाया मैं इसको बना दूँ। तो इसलिए कहा कि जिसको राष्ट्रपति ने बनाया उनको मत बुलाओ, उनसे मत पूछो। लेकिन जब हटाना है तो वो समझदार लोग थे, एक्सपर्ट से, उनसे भी पूछो कि क्या वो हटाने में बिलीव कर रहे हैं, किसको हटाना चाहिए। ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में इलेक्टेड भी आए, नॉमिनेटेड नहीं आए, लेकिन हटाने में इलेक्टेड भी आए और नॉमिनेटेड। कौन नहीं आया? जबकि इलेक्शन में कौन नहीं आया था? नॉमिनेटेड। कौन आया था? ये क्लियर हो गया सबको? राष्ट्रपति राज्य के लिए क्या करता है कि राज्य को बुलाते हैं। इसका कारण जान लो। राज्यों में जो सबसे बड़ा जुडिशरी सिस्टम है, जो काम कर रहे हैं कोर्ट, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 1+ अलग अलग जजेस, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंडिया के सबसे ज्यादा जजेस अलॉट की गई है सीटें, कारण वो यूपी का इलाका है और यूपी में आप जानते हैं आबादी ज्यादा, तो केसेस कम होंगे या ज्यादा?
वैसे भी यूपी के इलाके में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, क्राइम जो है रेट ज़्यादा है, तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ केसेस वगैरह को निपटाने में। इसलिए जजेस की संख्या सबसे ज़्यादा 169 या 159 के आसपास इनकी संख्या है। अब आप ये लगाओ, इस कोर्ट में जितने जजेस बैठते हैं इन सब जजेस को भेजा जाता है दिल्ली से, और इनको कौन भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये हाई कोर्ट के जजेस को की नियुक्ति करने वाला आदमी है प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट काम कहाँ कर रहे हैं जाके? तो राज्य के लिए बहुत बड़ा काम तो कर ही रहा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने राज्य के जुडिशरी सिस्टम में जितने लोग बैठे हैं ऊपर लेवल पे, उन सबको देश से भेजा है। तो जब उसका इलेक्शन होगा तो इनको बुलाएंगे, लेकिन जब उसको हटाएंगे तो इनको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, चलो ये हुआ राष्ट्रपति की बात। राष्ट्रपति की टक्कर में आपके राज्य में कौन काम करता है? राज्यपाल। राज्यपाल और अब राष्ट्रपति समझ में आ गया, बहुत आसान दिखेगा। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था क्या? किस किस ने हिस्सा लिया? एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए। पहली चीज, इसका चुनाव नहीं होता, इसका मतलब ये इलेक्टेड नहीं है। पहला अंतर की बात कर रहे हैं। दूसरा अंतर, राष्ट्रपति को हटाना हो तो कौन हटाता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे मेंबर्स। अगर राज्यपाल को हटाना हो तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। राज्यसभा को नियुक्त भी उसने किया था ना, हटाने का अधिकार भी उसका है। इसको हटाना हो तो एक प्रोसेस चलता था जिसका नाम था महाभियोग। इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, इसको राष्ट्रपति को गड़बड़ लगेगी, प्रधानमंत्री सलाह देगा और इसका एक दिन में पता भी नहीं चलेगा, तुरंत से हटा मिलेगा। तो राज्यपाल एक तरह से मान लो कठपुतली की तरह या किसकी हामी भर के काम करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति आप खुद जानते हो आपके देश में दिखावटी हेड है, कैसा प्रमुख है? तो सब कुछ किसकी मर्जी से चल रहा है ये? तो आप क्या मानते हो, जो राज्य का सबसे बड़ा आदमी है राज्यपाल, वो भी किसका? पीएम का ही आदमी मिलेगा। आप आज जाके बेशक गवर्नर्स की लिस्ट खोलना, एक एक आदमी का बैक पढ़ना, उसकी हिस्ट्री पढ़ना, तो आपको मिलेगा वो आरएसएस के होंगे। आज जितने भी आदमी है ना आपके देश में, जितने गवर्नर हैं, जितने राज्यपाल हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखना, एक के भी सामने नहीं लिखा होगा कि उसने पुराने टाइम में कांग्रेस के लिए काम किया। जिसने कांग्रेस के लिए काम किया 28 में से एक भी नहीं मिलेगा वो। इस टाइम जितने राज्यपाल हैं ना, वो सब या तो आरएसएस या बीजेपी से संबंधित थे। और ऐसा क्यों हुआ तुम्हें समझ में आ गया? क्योंकि राज्यपाल को बनवाने में असली ताकत किसके हाथ में है? पीएम किस में चाबी भर देगा? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति बना देगा राज्य में, और राज्यपाल जब बनाएगा ना जिस राज्य में, ऐसा भी पॉसिबल है कि राज्य की जनता ने अपनी सरकार चुन रखी हो कांग्रेस की, और वहां राज्यपाल आके, यानी सीएम हो कांग्रेस का और राज्यपाल आके बैठ जाए वहां बीजेपी का। ऐसा भी हो सकता है। उस कंडीशन में उस राज्य में क्या कुछ हो रहा है इस पे नजर रखता है देश, और देश में एक मंत्रालय है जिसको यही काम है। उसको हर राज्य की एक रिपोर्ट चाहिए। कितने दिन के अंदर? 15 दिन। इस 15 दिन के प्रतिवेदन बोल देते हैं, इसको रिपोर्ट बोल देते हैं। ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? राज्यपाल। जो असलियत में किसकी पसंद से बनाया गया है? पीएम। और गृह मंत्री भी किसके अंडर काम कर रहा है? पीएम। यानी ओरिजिनल ऑथेंटिक रिपोर्ट लिखेगा राज्यों की। लेकिन जहां सरकार उल्टी है, राज्यपाल जिस पार्टी का है, मान लीजिए राज्यपाल है इसका और सरकार है इसकी, तो रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ी को बढ़ा चढ़ा के भी दिखा सकता है ना। जहां कहीं मान लो दंगे हो गए, 20 लोगों ने कर दिए, तो रिपोर्ट में दिखा दिया जाए कि 200 लोगों के इकट्ठे होके ऐसा हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज घटाई और बढ़ाई जाती है, झूठी रिपोर्ट्स भी बना दी जाती हैं। और झूठी रिपोर्ट्स को बनाने का कारण होता है, अगर देश चाहता हो किसी राज्य में क्या लग जाए, 356 क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। वहाँ की सरकार के हाथ बांध दो, सरकार काम ना कर पाए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है। आप उठा के पढ़ना, जितने राष्ट्रपति शासन लगे हैं ना, ज़्यादातर वहाँ लगे हैं जब केंद्र की सरकार अलग थी और राज्य की सरकार अलग। अपनी सेम सरकार में राष्ट्रपति शासन कोई नहीं लगाता, क्योंकि उससे उनकी बेइज्जती होती है। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये वहाँ की सरकार की कमजोरी गिनी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन को ऐसा नहीं कि आज चाहे लग जाएगा, इसके लिए रिपोर्ट जाती हैं। और अगर किसी राज्य की 2 रिपोर्ट लगातार नेगेटिव हो ना, तो फिर वहाँ एक कमेटी बैठ के डिसाइड करती है कि स्थिति ज़्यादा खतरे से बाहर, ऐसा तो नहीं कंडीशन खराब हो गई और अभी यहाँ पे लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन। इस कंडीशन में आपके देश में मिसयूज किया था पावर का। जब इंदिरा गांधी आई थी 75 से 77,
एक साथ 9 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी थी, और 9 की राज्यों में इमरजेंसी का कारण था वहां के लोग एंटी हो रहे थे, तो 9 राज्यों में एक साथ इमरजेंसी, तो कितना बुरा हाल था। तभी फिर जाके देश में, पूरे देश में आपातकाल की कंडीशन पैदा कर दी गई थी। इतना समझ में आ गया? तो सब कुछ सेम है, बस कुछ कुछ अधिकार अलग हैं। लोकसभा की 2 कॉपी कौन सी सभा है? विधानसभा। राज्यसभा की कॉपी? राज्यसभा समाप्त होगी या भंग होगी? न समाप्त होगी न भंग होगी। लोकसभा क्या होगी? भंग होगी, और बीच में भी हो सकती है 5 साल बाद भी। कौन सी समाप्त कर देते हैं डायरेक्ट? हाँ, विधान परिषद। एग्जाम्पल देना 2-4। पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। विधानसभा और विधान परिषद में से कौन इलेक्शन में नहीं आता? राष्ट्रपति के में परिषद नहीं आती। कौन आते हैं? क्या राष्ट्रपति को हटाने में भी इनको बुलाते हैं? हटाते टाइम कौन कौन होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सारे अधिकारी, यानी उसमें कौन भी आ जाते हैं? नॉमिनेटेड। जबकि जब इनको बनाया गया तो नॉमिनेटेड को इनविटेशन नहीं मिला। क्लियर हो गया सबको? कौन सा भाग राज्य से जुड़ा हुआ है और देश से? 5 में कहां से कहां तक आते हैं? इसमें सारा सिस्टम है। 3 कौन कौन सी पार्ट बताए मैंने? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनका एग्जाम्पल देना, क्या बोलते हो उसको तुम? इसको तुम बोलते हो संसद। इसमें क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, देश का मुखिया और सरकार का मुखिया? हाँ, ये याद रखना, देश का मुखिया राष्ट्रपति और सरकार का मुखिया पीएम। असली पावर कौन यूज करता है? पीएम। दिखावटी पावर किसके पास है? सारे काम होते हैं पीएम की मर्जी से, चाहे वो राज्य के राज्यपाल को बनाना हो, लेकिन दिखावट करता है सारे काम की राष्ट्रपति। इसमें एग्जीक्यूटिव में कौन आती है? सरकार। इसके 2 पार्ट कौन कौन से हैं? टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी कौन होती है? सरकार। और परमानेंट होते हैं सचिव, जो किस रैंक के होते हैं? आईएएस। वो हमेशा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, जिनके पास बहुत सारा दिमाग यूज करने के लिए वो होते हैं। आपका एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है एजुकेशन के नाम पे डिग्री ना हो, लेकिन डिसीजन ये कैसे लेगा? तो ये किसकी मदद लेगा? ये शिक्षा सचिव की मदद लेगा, सेक्रेटरी की, जो किस लेवल का आदमी है? आईएएस। और देश में सबसे तेज दिमाग हम मानते हैं आईएएस ही होते हैं। तो वो आईएएस क्या करेगा? इसके सामने 4-5 ऑप्शन रखेगा, सर ऐसा ऐसा कर लेते हैं, फिर इसकी मर्जी है ये उनमें से किसको चुन ले। तो नाम तो इसका चला, लेकिन सारे ऑप्शंस किसने बताए थे इसको? इसीलिए ये परमानेंट होते हैं, ये नहीं बदलते, ये चलते रहेंगे। कौन बदलते रहेंगे? जो ये सरकार में बैठे हैं, ये जनता की मर्जी से आते और चले जाते हैं। जुडिशरी में 2 कौन कौन से आते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इन सबके जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कुछ कंडीशन पूरी करते हो तो वो उनकी नियुक्ति कर देंगे, लेकिन आजकल आपके देश में बड़ी गड़बड़ चल रही है। जुडिशरी के ही आदमी किसका हिस्सा बनते जा रहे हैं? ये सही है या गलत है? ऐसे में क्या चांसेस हैं कि जुडिशरी लालच में आ जाएगी कि मैं रिटायर होके 62-65 में, हाई कोर्ट से 62 में निकलना है, सुप्रीम कोर्ट से 65 में, तो मेरा भविष्य कहाँ सेफ हो जाएगा? इस कंडीशन में ये हो सकता है कि वो दबाव फील करें और वो इनके अकॉर्डिंग अपने जुडिशरी सिस्टम को खराब कर ले, और वो सारे फैसले उस सरकार के हक में दें जिसमें कि उनको 2 साल बाद रिटायर होकर फिर मंत्री या कोई इस तरह का पद या एमपी भी बना दो, क्योंकि एक बार बन गए तो पेंशन तो बहुत ज़्यादा है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें अपने राष्ट्रपति जी थे, शायद तुमने भी देखा हो, राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे और वो क्या बोले तुमने सुना? उन्होंने भाषण में कहा कि टैक्स की बात थी कोई, तो किसी ने कहा कि भाई टैक्स जनता का है तो इसका मिसयूज क्यों करते हैं? तो उन्होंने भाषण में कहा कि सबको राष्ट्रपति की सैलरी दिखती है 5 लाख की, 2.25 लाख रुपए का टैक्स नहीं दिखता। भाई मैंने तो आज तक सिर्फ ये पढ़ा था कि इनकी सैलरी पे टैक्स नहीं होता। जब वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे अपने ज्ञान पे शक हुआ। मैंने कहा भाई राष्ट्रपति झूठ तो नहीं बोलेगा। फिर मैंने दोबारा से किताबें उठाई, सब में लिखा था। फिर मैंने गूगल सर्च किया तो उसमें खोलते ही 4-5वीं लाइन में, तुम भी देख लेना, लिखा था कि राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन जो कर रहे, मतलब कर नहीं है, उस पर टैक्सेबल नहीं है वो। तो पता नहीं राष्ट्रपति ने क्यों बोला ये, और वहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं सुन के कि अच्छा राष्ट्रपति भाई 2.25 लाख, बोला मैं हर महीने 2.25 लाख रुपए का टैक्स देता हूँ। भैया संविधान में जो किताबें हैं, अब वही बात है ना कि क्वेश्चनिंग नहीं करता। पर तुम देखो इतने साल से मैं पढ़ा रही हूँ, जब मैंने वो देखा ना तो मुझे लगा कि कहीं मेरे दिमाग में कोई गलत वो तो नहीं था, कहीं मैं ही गलत पढ़ बैठी हूँ कि भाई टैक्स नहीं लगता है।
फिर मैंने दोबारा देखा, तुम भी देखना, हर जगह लिखा है कि इसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगता। अब वो कौन सी बेवकूफ़ भीड़ थी जिनमें से किसी ने खड़े होकर कहा नहीं कि हमने तो सर ये पढ़ा था, कि इसलिए कहते हैं ना पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो वहाँ जो बैठे थे, मान लो वहाँ सबको लगे कि यार शायद हमने कहीं गलत फहमी में गलत सुन लिया हो, जैसा मुझे भी लगा, तो मैंने तुरंत गूगल सर्च किया, किताबें देखी कि नहीं, जो मैं पढ़ा रही थी इतने सालों से ठीक तो है। फिर राष्ट्रपति जैसी बड़ी पोस्ट पे बैठा आदमी ये बात क्यों कह रहा है कि 5 लाख कमाते हैं तो क्या हुआ, 2.25 लाख की सैलरी में से 2.25 लाख तो हम टैक्स में देते हैं। और वहाँ जनता, अब तुम और मैं तो राष्ट्रपति का भाषण सुनने नहीं जा सकते ना, जो लाइव सुनेंगे उनके आई कार्ड और बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, वो उन सबके सामने वो ये बात कह रहा है। या तो वो जानते ही नहीं है कि टैक्स भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा, उनको पता ही नहीं है, उनके पास इतना रुपया है कि उनको ये नहीं पता चला शायद कि भाई टैक्स कितना जाता है, भगवान ही जाने। पर ये बहुत बड़ा बयान था और इस पे कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो बोलना चाहिए था, जो वहाँ प्रेजेंट थे, कि सर हमने तो सदा पढ़ा कि आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं होता। तो ये डेमोक्रेसी है, इतना हक तो मिलना चाहिए हर किसी को कि अगर राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, आज तक कभी कहा नहीं था किसी राष्ट्रपति ने, ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संबोधित करते हुए ये बात बोली कि मैं भी टैक्स भरता हूँ। तो ये सच में विचार का एक विषय है और मुझे तो लगता है बड़े टीवी चैनल्स जो सच में खबरें दिखाते हैं उनको इस पर कोई ना कोई इस तरह का बनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, रवीश कुमार टाइप के लोगों को, कि कौन सा टैक्स जो है वो राष्ट्रपति को ही भरना पड़ता है। भाई भरना पड़ता है तो हम पढ़ा देंगे ना कि राष्ट्रपति जी को इतने रुपये भरने पड़ते हैं। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।